मैं असमंजस में भी था कि 2000 पृष्ठ के इस उपन्यास को कैसे मैं समेटूंगा, और उसके साथ जब नवजागरण भी जुड़ा हो। 2 दिन से मैं इस द्वंद में ही था कि कहां से शुरू करूंगा और कहां अंत होगा, लेकिन मैं आश्वस्त था कि इसकी अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर नरेश वेद जी मेरे पीछे हैं, वरद हस्त है उनका कि जो मुझसे छूट जाएगा वो उसकी पूर्ति अवश्य कर लेंगे। इसलिए ये बड़े विषय पर बोलने का मैंने साहस कर रहा हूं। 2-3 चीजें मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जिससे इस उपन्यास के बारे में और इस विषय के बारे में भी बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसा कि शंभुनाथ मिश्र ने कहा कि इसके लेखक गोवर्धन राम त्रिपाठी हैं, वह जो भारत में 3 यूनिवर्सिटियां बनी, उनमें से एक मुंबई यूनिवर्सिटी थी, उसके ग्रेजुएट हैं। 1975 में वो ग्रेजुएट हुए। उन्होंने विद्यार्थी काल में ही 3 संकल्प लिए थे। पहला कि एलएलबी करने के बाद मुंबई में ही वकालत करूंगा। दूसरा संकल्प लिया था कि कभी नौकरी नहीं करूंगा। और तीसरा, 40 वर्ष की उम्र होने पर व्यवसाय से निवृत्त होकर साहित्य और समाज की सेवा करूं। दूसरा जो संकल्प था वह परिस्थितियों और आर्थिक स्थितियों के कारण वह में परिवर्तन करना पड़ा, और वे भावनगर के दीवान के निजी सचिव के रूप में उन्होंने 4-5 वर्ष कार्य किया। उसके बाद फिर वो मुंबई आ गए। ये जो स्थितियां हैं, आप देखिए, और उनकी वकालत बहुत अच्छी चलती थी। उस समय के लोग किस तरह से समाज और संस्कृति और देश के लिए साहित्य के साथ किस तरह से जुड़े थे, उसका एक उदाहरण आज भी गोवर्धन त्रिपाठी का नाम गुजराती साहित्य में, गुजराती जगत में जिस आदर और सम्मान से लिया जाता है, वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात। जैसा कि कहा गया कि ये भारतीय उपन्यास की श्रृंखला की एक बहुत सीमा स्तंभ है, माइलस्टोन है, क्योंकि इससे पहले जो उपन्यास मिलते हैं, आनंद मठ मिलता है, इनकी कद और हिंदी में परीक्षा गुरु है, इतने बड़े आकार का कोई उपन्यास भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया। ये अलग बात है कि इसको कुछ कुछ अलग अलग तरह से भारतीय भाषाओं में जाना गया। साहित्य अकादमी ने इसका संक्षिप्त बहुत पहले संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में मैंने बहुत प्रयत्न किया कि ये संक्षिप्त है, इसको पूरा आना चाहिए, और मेरी अर्जी मानी गई और इसको पूरे संपूर्ण रूप में ये सामने आया। मैंने पहले और चौथे भाग का अनुवाद किया है, दूसरा और तीसरा मेरे एक मित्र ने किया है। नवजागरण काल की जब हम बात करते हैं तो ये नवजागरण काल से जुड़ा हुआ है, और इसमें अवान्तर कथाएं, उपकथाओं के माध्यम से नवजागरण की ध्वनियां हम देख सकते हैं। लेकिन मुख्य कथा, जिसको हम प्रेमाख्यान कहेंगे, वो है। हमें एक और चीज देखनी होगी, क्योंकि जिस नवजागरण की हम बात करते हैं उसे गुजरात के संदर्भ में भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें गुजरात में ऐसी घटी हैं जिन्हें जानकर हम नवजागरण को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। बंगाल में स्वाभाविक कह गए नवजागरण की शुरुआत पहले हुई, महाराष्ट्र में हुई, और मुंबई उसके केंद्र में था। लेकिन हम गुजरात के संदर्भ में जब देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ 1822 में मुंबई समाचार शुरू होता है, पत्र पत्रिकाएं शुरू हो जाती हैं। 1826 में
गुजराती शाला शुरू होती है सूरत में, और 10 शिक्षक वहां ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद अहमदाबाद, भरूच, नडियाद, धोलका आदि जगह पर वो शिक्षक गुजराती शालाएं शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा संदर्भ जिसको हम चेतना के स्तर पर देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि अगर हम अपने हिंदी भाषी प्रांत में देखेंगे तो वहां पर इसकी शुरुआत बाद में होती है। भले आगरा कॉलेज और बरेली कॉलेज की स्थापना हो गई, और हिंदी और उर्दू का जो बहुत बड़ा विवाद चला था, उसने भी कहीं ना कहीं इस चीज को एक रूप दिया। 1857 में जिस प्रथम स्वाधीनता आंदोलन की बात होती है, कुछ लोग विद्रोह कहते हैं, सैनिक विद्रोह कहते हैं, अलग अलग है, लेकिन उसका प्रभाव बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विशेष रूप से देखा गया, उसकी ध्वनियां गुजरात में भी आई, लेकिन उनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। सामाजिक सुधार की जो बात आती है, उसे बहुत गंभीरता से गुजरात के संदर्भ में हमें देखना चाहिए। नर्मद का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है, और वो पहले बिगुल बजाने वाले थे। डांडिया नाम का उनका पत्र निकलता था, और मुंबई से वो भी कुछ विद्यालयों में पढ़े थे, हालांकि ग्रेजुएट नहीं हो पाए थे। लेकिन सामाजिक बदलाव जिसको हम, यानी गुजराती में इस युग को जो भारतीय युग है उसको नर्मद युग भी कहा जाता है, लेकिन सही रूप में उसको सुधारा युग कहा जाता है। उस समय एक केस की बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए। करसनदास मूलजी नाम के एक पत्रकार थे, और उन्होंने एक पत्र निकाला था। उस समय उस पत्र का नाम था सत्य प्रकाश। उसमें उन्होंने उस समय एक युद्धनाथ जी जो एक संप्रदाय के थे, उनके अनाचार लीलाओं पर उन्होंने बहुत गंभीर टिप्पणियां की थी, और परिणाम ये हुआ कि उन पर 50,000 का बदनक्षी का दावा लगा। लेकिन ये युवा डरा नहीं, केस लड़ा। बहुत पूरे गुजरात में उसकी चर्चा थी, और उसमें वो जीता था। नर्मद विधवा से विवाह करते, ये सारी चीजें गुजरात के संदर्भ में आप देखेंगे तो यहां जिस समाज सुधार की बात हम रेनेसा के संदर्भ में करते हैं, उनका बहुत गहरा इम्पैक्ट था। लेकिन दूसरी तरफ यहां बहुत से देसी राजे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में कम से कम 500 छोटी छोटी रियासतें थी, और उनके आपसी झगड़े थे। जो मैंने अभी बताया था कि जो चीजें प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में अनुभव किया था, उसका बहुत कुछ उपयोग सरस्वती चंद्र में अवान्तर रूप से गोवर्धन राम त्रिपाठी ने किया है। ये देखा जाए तो सरस्वती चंद्र और कुमुद की प्रेम कथा है, लेकिन ये कहना एक आयामी होगा। हम जानते हैं सरस्वती चंद्र जो फिल्म बनी थी उसमें यही एक एंगल से ज्यादा बात होती है, और सारा एंगल छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो उसकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि हम सब जानते हैं। लेकिन ये संस्कृति कथा है, और उस समय ये वकील साहित्य, संस्कृति और समाज की कितनी गहरी पहचान रखता है, ये पूरा का पूरा वह है जिसको हम कहते हैं कि कैसे उन्होंने इस कथा का संयोजन किया है। आज हम फ्लैशबैक पद्धति पर मोहित हो जाते हैं। इसकी शुरुआत ही वहां से होती है कि एक पुरानी घटना से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे मूल कथा पर आया जाता है। सरस्वती चंद्र स्वर्णपुर के पास
स्वर्णपुर पहुंचता है एक जहाज में बैठकर। प्रारंभ से ही प्रतीकात्मकता शुरू हो जाती है। सारे लोग एक दूसरे एक दिशा में, जो मुख्य दिशा है उसकी तरफ जा रहे थे, और ये चौराहे पर खड़ा होकर उससे विपरीत दिशा में जाता है। अपना धनिक परिवार का, मुंबई का ग्रेजुएट है, एमए है, पिता लक्ष्मी नंदन है, और विमाता के कारण लांछन लगाने पर ग्रह का त्याग करता है और अपनी सारी संपत्ति भी छोड़ के आता है। अपने मित्र को कहता है कि देश हित और राज समाज हित के लिए पैसे की, धन की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें, लेकिन मूल मुद्दा आप देखेंगे किसका वैसे उसे ये फल भोगना पड़ रहा है कि वह पढ़ा लिखा है, समाज पिछड़ा है। जिस लड़की से उसकी सगाई हुई है उससे उसके पत्र का आदान प्रदान होता है, पत्र लिखते हैं। अब ये समय, वो हमें इस उपन्यास को ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखना चाहिए। ये कब लिखा गया, उस समय के हमारा समाज, उस समय का हमारा परिवेश, इन सब के आधार पर अगर हम देखेंगे, नहीं तो इस पर बहुत से आज एक अलग तरह से उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन जो पत्र व्यवहार वो करता है, एक बार जाता भी है और उसका एक फोटो लेकर आता है, अपने बंगले में उसको लगाता है। ये सारी चीजें जो, यानी शिक्षित समाज, एक दूसरे को जानने की इच्छा, ये 19वीं सदी का अंतिम समय है, जब हमारा समाज, हमारी जाति प्रथा, हमारे बंधन, क्योंकि मैं ये बता दूं कि 1960 और 66 में एक बड़े रचनाकार महिपत राम नीलकंठ इंग्लैंड गए थे और उन्होंने जाति से उनको निकाल दिया। नर्मद को भी जाति से निकाला गया उन्होंने। इस तरह के ऐसे समय में एक शिक्षित लड़के, एक ये दोनों जो युगल है, वो शिक्षा लिए हुए है और उसकी उस मानसिकता की ये बात है। और घर से निकलना, ये एक एंगल लिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया है उपन्यासकार ने, उसके माध्यम से ये कथा आगे चलती है। हम देखते हैं कि इसके जैसा बताया गया कि 4 खंड हैं। चौथा खंड जो है वो 2 भागों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, 800 पेज का है। और मजे की बात यह है कि पहला खंड जो है बुद्ध धन का कारोबार, उसमें ही विशेष रूप से सरस्वती चंद्र और कुमुद सुंदरी की बात आती है। दूसरे और तीसरे खंड में कहीं कहीं संदर्भ आते हैं, लेकिन कहीं दोनों की बात, दोनों मिलते हों ऐसा कहीं नहीं है। पूरा का पूरा 2 खंड। लेकिन हम देखेंगे कि उसको किस तरह से इस रचनाकार ने, इस उपन्यासकार ने गूंथा है कि हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि सरस्वती चंद्र और कुमुद सुंदरी को छोड़ दिया गया। लेकिन इतने बड़े कैनवास की एक संरचना करना, लेकिन इसके पीछे है समन्वय। जो नवजागरण का हमारा विशेष है कि पश्चिम की हवा आई है, पश्चिम से शिक्षा आई है, संस्कृति आई है, और हमारा जो भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है, उसके उत्तमांश भी हैं और वर्तमान जो भी स्थिति है, उन दोनों के बीच में ये उपन्यासकार एक समन्वयवादी स्थिति को लाना चाहता है। इसके कारण जो विशेष चीज हमारे सामने आती है वो है कि उसका विरोध। मैं अभी इसके संदर्भ में जब पढ़ रहा था तो मुझे सरस्वती चंद्र पर उस समय जो लिखे गए विवेचन थे उनको देखने का मौका मिला, और उनमें रमन लाल नीलकंठ विश्वनाथ वैद्य और एक पाठक के साथ रचनाकार, उपन्यासकार का जो पत्र व्यवहार हुआ है, उनके सारे डॉक्यूमेंट एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, वो देखने का मौका मिला। पूरे भारत, गुजरात के समाज को ये अकेला उपन्यास किस तरह से प्रभावित करता है। उमाशंकर जोशी ने बहुत अच्छे
संदर्भ में लिखा है कि जब गांधी जी नहीं आए थे उससे पहले गुजरात की जनता को सरस्वती चंद्र ने संस्कृत किया था। ये जो संदर्भ है, एक पूरा ढांचा बनाना और उस ढांचे में कथाएं, मुख्य कथा के साथ अवान्तर इतनी कथाएं जुड़ी हुई हैं। 3 परिवारों की इसमें कथा है और उनकी 3 पीढ़ियां यहां पर ली गई हैं। पहला है मुंबई के सेठ लक्ष्मी नंदन का परिवार, जिसका पुत्र सरस्वती चंद्र है, और लक्ष्मी नंदन के पिता की भी बात उसमें आती है। माँ तो जीवित है, यानी सरस्वती नंदन की दादी तो जीवित है, जो इसमें बताई गई। दूसरा परिवार है रत्न नगरी के विद्या चतुर, जो वहां अमात्य हैं, उनके पिता मान चतुर और बेटी जो कुमुद और कुसुम है। और तीसरी है स्वर्णपुर में अमात्य बुद्धिधन और उसकी 3 पीढ़ियां। इन 3 पीढ़ियों को जोड़ा गया है सरस्वती चंद्र और कुमुद के माध्यम से। ये सारी चीजें विशेष रूप से आती हैं। मैंने जैसे बताया कि प्रारंभ होता है कि वह घर छोड़ के जाता है, और उसके बाद उन दोनों के जो संबंध रहते हैं, कादंबरी शैली में एक एक पेज तक एक एक वाक्य चलता है। उन वाक्यों की जिस तरह से उन्होंने जोड़ा है पढ़ने में, यानी जब मैंने इसको 2007 में इसको अनुवाद करने के लिए हाथ में लिया, मैं अपने समय को भूल गया। यानी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इतना रुचिकर लगा इसको पढ़ना कि मैंने 7 दिन में इस पूरे उपन्यास को एक बार पहले पढ़ा। तो ये जो उसका रुचि है, उसको जिज्ञासा वृत्ति को पाठक की, यानी उन्होंने जो इसकी भूमिका लिखी है पहले भाग की, वह बहुत मार्मक है। ये उपन्यासकार कहता है कि 3 तरह के पाठक वर्ग होते हैं, एक सत्य शोधक, एक सार शोधक, और तीसरे में वो लेते हैं जिसमें लोग हम सब आते हैं। और कैसे वो इस उपन्यास के, उन्होंने कहा कि निबंध लिखता तो कुछ कम लोग पढ़ते, लेकिन कथा पढ़कर वह सिर्फ कथा के लिए कथा नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं लिख रहे, वे ऐसे लोगों को जो कथा के माध्यम से जुड़ते हैं उनको साक्षर भी कर रहे हैं और सुशिक्षित भी कर रहे हैं। सरस्वती चंद्र और कुमुद के जो संवाद, खुद से, उनके मित्र से, एक दूसरे के पत्र से, अपने आत्मचिंतन से जो हम देखते हैं, हमें दिखाई देता है कि इस रचनाकार की कितनी दूरदृष्टि थी, कितनी लेंथ थी, कितना विजन था। मैं चूंकि कथा अगर कहूंगा तो कथा बहुत लंबी जाएगी, कुछ चीजें मैं सामने रखना चाहूंगा। जैसे कि उन्होंने जो मैंने कहा कि पाठक वर्ग को कैसे पकड़ना है, उसकी भूमिका में उन्होंने ये कहा कि सीधे आदर्श, जो हमारे यहाँ चलता है कि आदर्श दिखा देना कि ये आदर्श, उन्होंने बहुत सीधे से लिखा कि जमीन के मनुष्य को ऊंचे चढ़ाना हो तो उसे नसैनी का सबसे ऊपर का पाया बताना उसकी हिम्मत को तोड़ने के समान है। उसे जमीन पर ही खड़ा बताना चाहिए, उसमें उत्कर्ष नहीं बताना चाहिए। इस कारण उपन्यास के पात्र उत्कृष्टतम सर्जित नहीं किए हैं, जिससे पाठक उन्हें काल्पनिक माने और उसे अनुकरण का विचार ही ना आए। इस तरह लोक जीवन के केवल साधारण मनुष्यों का ही सर्जन नहीं किया, जिसके उत्कर्ष का प्रोत्साहक सोपान न माना जाए। अपने साधारण विकार, क्षमा योग्य निर्बलता, जिससे डगमगाते परंतु स्थिर होने, उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों के चित्र दिए हैं। निर्बल मनुष्य के मन में निर्बल मनुष्य के प्रति समभाव उत्पन्न हो, इससे संसार सागर में हाथ पैर मारने का उपाय सूझे, इसका दिग्दर्शन यहां अभिप्रेत रहा है। अब देखिए 1887 के पहले भाग की इस भूमिका में गोवर्धन राम त्रिपाठी अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, और ये कथा चलती है
मैंने जैसे कहा कि ये इसमें उस समय के समाज का भी चित्रण है। प्रसंग चूंकि छोड़ते हुए मुझे चलना पड़ेगा। बुद्धिधन जो अमात्य है, जिसके यहाँ स्वर्णपुर में पहुंचने के बाद अमात्य के घर, बुद्धिधन के घर, सरस्वती चंद्र जिसका नाम अब नवीन चंद्र के छद्म नाम से रहता है, वहां वह दर्शक भी है। जो कुछ राजकीय षड्यंत्र और आपसी राग द्वेष की चर्चाएं होती है, उसको मूक दर्शक होता है और उसके माध्यम से पाठक भी देखता है। और वो देखता है कि शटराय राय जो पहले अमात्य था, उसकी जगह बुद्धिधन बनता है। सत्ता पाने के लिए क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे दाव पेच किए जाते हैं, उनको देखता है और उसके द्वारा रिएक्ट करना और उसमें अपने समय को ले आना, ये गोवर्धन राम बहुत अच्छी तरह करते हैं। अंग्रेजों का जिक्र है, इसलिए इस पैराग्राफ को भी मैं यहां पढ़ रहा हूं। नवीन चंद्र इस शांत लूटपाट का खेल देखकर भौचक रह गया। फिर सोचा कि इन अनपढ़ लोगों को क्या दोष दिया जाए, शिक्षित अंग्रेज और क्या करते हैं। सिविल सर्विस का मतलब लूटपाट या और कुछ है। बिना कारण बहाना करके दूसरे का राज्य हड़प लेना क्या है। करोड़ों रुपए की गठरियां हर वर्ष रंग आर्य प्रजा को छोड़कर हनुमान की तरह समुद्र फलांग जाती है। अपने मन से तो वे समुद्र में ही डूब गई और इसी तरह अनेक प्रकार की हानि होती है। उससे तो इस लूट का बंटवारा स्वर्णपुर की प्रजा में ही हो रहा है। खिचड़ी का घी खिचड़ी में ही गिरा। कहने का मेरा मतलब यह है कि जहां मौका मिलता है, रचनाकार अपने समय के साथ उसको जोड़ता है। मैंने बताया दूसरे और तीसरे खंड में विशेष रूप से उसमें मल्लराज के पिता नागराज और बेटा मणिराज, इन तीनों की कथा गूंथी गई है और संदर्भ है 1857 का। हम जानते हैं कि एक बड़े बड़े स्थल और बड़े बड़े लोग स्वाधीनता संग्राम में एकजुट हो गए थे, लेकिन गुजरात के जो सूबे थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और मराठाओं के साथ वो नहीं जुड़े थे। इसमें संदर्भ आता है तांतिया टोपे का, कि वो यहाँ आते हैं मल्लराज से मिलने के लिए। इसका संदर्भ में और एक संदर्भ में देना चाहूंगा। 1800 सॉरी 1772 में अंग्रेजों ने भरूच शहर को, वहां के नवाब को जीत लिया था, लेकिन इस तरह का समझौता था, इसलिए 1779 में करार के अनुसार सिंधिया को भरूच शहर सौंपना था। लेकिन 1818 में मराठाओं से कंपनी सरकार के द्वारा गुजरात प्रांत आता है। कई ग्रंथों में यह संदर्भ देखने को मिला कि मराठाओं के अत्याचार और दमन से गुजराती प्रजा ज्यादा खुश नहीं थी और कहीं ना कहीं उसमें एक चीज बड़ी हुई थी। और शायद इसी के कारण यहां पर वो जो संदर्भ आता है, मैं बताना चाहूंगा कि भरूच की प्रजा ने कि अंग्रेजों का राज्य कायम हुए रहे, इसके लिए उन्होंने यज्ञ और होम और बलिदान की बात की थी। मैं इसको इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि मल्लराज भी तात्या टोपे का साथ नहीं देते और अंग्रेजों के कर्नल ब्रेव के द्वारा संदेश पहुंचाते हैं। ये कथा भी यहां बनी। ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें देखना हो। प्रश्न बड़ा विपरीत होता है इन उपन्यासों में, जो कि मुख्य कथा है। घर छोड़कर चला गया है, दोनों
सरस्वती चंद्र और कुमुद अपने अपने पश्चाताप में हैं। कुमुद कहती है कि मेरे कारण सरस्वती चंद्र ने ग्रह त्याग किया, और सरस्वती चंद्र कहता है कि मैं सबसे ज्यादा दोषी तो कुमुद का हूं, उसे इतना ताप सहना पड़ता है। लेकिन उस समय का समाज कुमुद का विवाह उसके पिता एक परिवार में करते हैं। वो बुद्धिधन का पुत्र, नाम उसका प्रमाद 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 राय, उससे होता है। अब आप देखिए, नाम को भी जो उन्होंने नाम सूचित किए हैं उनके बारे में भी हमें बहुत सोचना पड़ेगा। सरस्वती चंद्र, कुमुद, कुसुम, विद्या चतुर, सौभाग्य देवी, बुद्धिधन, धूर्तलाल, शठराय, ये सारे नाम के पीछे एक एक संदर्भ है। और इसी तरह जिन स्थलों का उन्होंने चयन किया है उनके बारे में भी एक अलग तरह से चीज देख सकते हैं। पहले स्वर्णपुर आता है, उसके बाद रत्न नगरी आती है, उसके बाद तीसरे खंड में मनोहरपुरी आती है, और चौथे खंड में सुंदरगिरी का पहाड़ आता है, जहां ये दोनों इनको नया ज्ञान प्राप्त होता है। उसकी बात मैं करूंगा। तो दोनों के मन में जो आत्मग्लानि है, इससे उबरने का प्रयत्न दोनों अपने अपने ढंग से करते हैं। जब ये पता चल जाता है कि नवीन चंद्र ही सरस्वती चंद्र है, तो उसी घर की बहू कुमुद के मन में बड़ा द्वंद्व है कि अगर ये कैसे उसको अच्छी तरह से उसको समझाना भी है। एक संकट में वो जो आती है, पत्र उसकी जेब में रखती है और दूसरा पत्र आता है। इन पत्रों की भाषा हम देखेंगे तो हमें इस उपन्यासकार की सर्जन शक्ति की जो ऊंचाई है उसका पता चलेगा। यहाँ सारे चीजों को पढ़ने का उतना अवकाश नहीं है, लेकिन अंतिम जो खंड है वह बहुत विस्तृत भी है और उसका संदर्भ भी बहुत अलग है, जिसको एक नए ढंग से हमें देखना चाहिए। सरस्वती चंद्र का मनोराज्य और एवं पूर्णाहुति ये नाम दिया है, लेकिन सही रूप में यहाँ इसे एक प्रश्न जिसकी जो रचनाकार के उपन्यासकार के मन में था कि सरस्वती चंद्र और कुमुद का, जो कुमुद फिर उसका जो प्रमाद राय है वो आत्महत्या कर लेता है, तो विधवा हो जाती है, ये समाचार मिलता है। क्या इनका दोबारा विवाह नहीं हो सकता? ये प्रश्न नहीं करवाते। हम लोग जानते हैं उपन्यास में विधवा होने के बाद भी इसके ऊपर टीका भी की जाती है कि इस उपन्यासकार में इतना साहस नहीं था कि अगर वो चाहता तो करवा देता। लेकिन जिन परिस्थितियां जो उन्होंने क्रिएट की है और जो उनका लक्ष्य है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए उसकी छोटी बहन से, कुसुम से, सरस्वती चंद्र का अंत में विवाह होता है। लेकिन ये विवाह नाट्यात्मक नहीं है, इसके लिए मनोभूमि तैयार की है। इससे पहले जिस सुंदरगिरी की बात की गई थी, वहां पर प्रकारांतर में चूंकि कुछ चीजें छूट रही हैं, लेकिन अब वो चीजें उस तरह से मुझे करनी पड़ेंगी। दोनों सुंदरगिरी पर पहुंचते हैं, लुटेरों के द्वारा घायल अवस्था में सरस्वती चंद्र को कुछ साधु उठा ले जाते हैं। इसी तरह कुमुद सुंदरी नदी के बहाव में बह जाती है और उसे कुछ साधुयां ले जाती हैं। दोनों का आश्रय स्थान सुंदरगिरी, दोनों अलग अलग तरह से वहां पहुंचते हैं और दोनों के बारे में साधु सन्यासी जिस आध्यात्मिक ढंग से उनका उनका मनोपचार करते हैं, उनकी वास्तविकता को जानते हैं, दोनों के प्रति उनके मन में एक भाव जागृत, वो अपने स्वभाव से, अपने कार्य से, अपने विवेक से इन साधुओं का मन दोनों जीत लेते हैं। और जब उन्हें ये पता चलता है कि ये दोनों पूर्व परिचित हैं, तो जिनका यहाँ विशेष
उल्लेख होता है वो हैं आचार्य विष्णुदास, उनका अलख लखवाद, इसकी चर्चा यहाँ होती है। ये दोनों यानी उधर साध्वी, उनका मधुरी मैया नाम रखा गया कुमुद का, और इन दोनों का उपचार होता है, उन दोनों के मन के भाव को जाना जाता है कि ये दोनों आज भी मन से एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। अब आप देखिए कि किसी भी अध्यात्म में या हमारे शास्त्र में ये कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह से साधु सन्यासी सांसारिक लोगों के प्रति ये भाव रखते हैं। ये एक अलग तरह की मनोरचना एक उपन्यासकार की दृष्टि में आती है, और वह उन दोनों को तो बता ही रहा है, उनके अंदर के भाव को जान रहा है पाठक के द्वारा, लेकिन वो पूरे उस समाज को भी संस्कृत कर रहा है कि प्रेम का क्या संदर्भ होता है वो जाना जाए। वो दोनों जब आप एक दूसरे को का ट्रीटमेंट उनका कर देते हैं, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उन दोनों को सोमरस्य गुफा में पंचरात्रि के लिए मिलाया जाता है। दोनों को वहां छोड़ा जाता है, उनमें बात होती है जिसको हम कहते हैं सात्विक प्रेम, उसकी पराकाष्ठा वहां दिखाई देती है। और उनके मन में ये विष्णुदास और चंद्रावली, ये दोनों के दोनों इस तरह से, यानी ये पूरा साधु समाज ये कहता है इनका विवाह होना चाहिए अगर वो तैयार, इस लेवल पर जाकर ये उपन्यास हमारे सामने। लेकिन उन्होंने नहीं करवाया, उपन्यासकार ने ये विवाह नहीं करवाया, उसके कारण सामाजिक संदर्भ था, वो परिवेश था जिस समाज में, नहीं मुझे जहां तक याद है, वो जब बुद्धधन की पत्नी का अवसान होता है तो शायद कुमुद, मुझे जहां तक याद आ रहा है, कुसुम का विवाह का की बात सोची जाती है। अब देखिए ये जो समाज है, किस तरह के समाज में ऐसे में ये हो सकता है विधवा विवाह, इसके बारे में जो कंजर्वेटिव समाज है, इसमें उपन्यासकार को भी संरक्षणवादी कहा, कंजर्वेटिव कहा गया है आलोचकों के द्वारा, एक अलग बात। लेकिन ये उपन्यास उस तरफ चलता है, और कुमुद को चूंकि सरस्वती चंद्र जिसको हम कहेंगे कि ग्रामोद्धार के लिए आदर्श ग्राम की परिकल्पना करता है, और उसमें उस समय के समाज में अविवाहित या सिंगल व्यक्ति अगर ये कार्य करता है तो वह समाज में उतना स्वीकृत नहीं होता है। इसके लिए कुसुम को कुमुद तैयार करती है। दोनों बहनों का जो वार्तालाप है, आपसी जो उनका का संदर्भ है, उससे पहले कुसुम को दूसरे ढंग से भी चंद्रकांत भी एक दूसरे तरह से संदर्भ में देता है। उन दोनों को तैयार किया जाता है, और वो तैयारी के बाद जब वह कहती है कि ये सागर है, रूपक भी चलता जाता है। ये पूरा उपन्यास एक सांग रूपक में चलता है जिसके कई रूप दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं वो वह है कि सरस्वती चंद्र एक सागर की तरह है, उसमें एक गंगा के रूप में कुसुम को जुड़ना है तो यमुना के रूप में कुमुद जुड़ सकती है, अगर कुसुम नहीं होगी तो कुमुद नहीं जा सकती। इस तरह से इस कल्याण ग्राम की अवधारणा में उनका विवाह किया जाता है। एक साल साथ रहने के बाद वो मुंबई लौटते हैं, और इस तरह से वहां पर अपना जो पूरा धन था वह एक ट्रस्ट बनाकर दिया जाता है। और अंत में जो जो उत्तरार्ध में अंत में उपन्यासकार स्वयं प्रकट होता है, और वह जो कहता है, मैं समझता हूँ वो बात करके मैं जो मैंने आवाजाही की है, मुझे नहीं पता कि मैं चीजों को जोड़ पाया हूं, लेकिन कोशिश मैंने ये की है कि कुछ संकेत आपको नवजागरण और इस उपन्यास के बारे में मिल सके। जो आखिर में पहले में एक छोटा सा पैराग्राफ कुसुम और कुमुद, कुसुम को तैयार जब कुमुद अपने ढंग से करती है उसका, और अंत में लेखक ने जो
बात कही है उससे कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। महात्मा यहाँ सरस्वती चंद्र को कहा गया है, जिस महात्मा का अंतः स्वप्न तुमने देखा, जिस कल्याण कार्य के मनोराज्य को दृष्टिगोचर किया, उस महात्मा के हृदय रत्नाकर की तू रंक सुभद्रा बनेगी तो भी कम बात नहीं है। तो उनकी इस गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इन सभी महानदियों का काम करने में तू अकेले ही समर्थ है। क्या तेरे अलावा ये काम करने में समस्त त्रिभुवन में और कोई समर्थ नहीं है? तो कुसुम, ऐसा पुण्य जीवन प्राप्त करने की तुझे अभिलाषा नहीं है? कुमुद से यह होना असंभव है। वह तो तू गंगा बनेगी तो तेरी यमुना बनेगी, और तू इन दोनों की गंगा नहीं बनेगी तो तू भी पानी की धारा और कुमुद भी पानी की धारा। इस तरह से उसे तैयार करती है। और ये चीजें साथ अंत में लेखक, उपन्यासकार आखिरी प्रकरण में समाप्त करते हुए पाठकों को संबोधित करता है। प्रिय पाठक, अब 15 वर्ष का हमारा समागम समाप्त होता है। एक उपन्यास को लिखने में 14 वर्ष पूरे जाएं, क्या ये बिना आयोजना के हो सकता है? ऐसे तथ्य और प्रमाण मौजूद हैं गुजराती साहित्य में कि इस उपन्यासकार ने पहले अंक को लिखते हुए, पहले भाग को, खंड को लिखते हुए चारों भाग की एक आयोजना बना ली। ये संरचनात्मक आयोजना इतने विजन के साथ तभी ये संभव हो पाता है। ये बात अलग है कि कई जगह पढ़ने पर हमें अनावश्यक चीजें लगती हैं, हमें ये लगता है कि अगर ये न होता तो भी मूल कथा या इस कथा से कहीं उन्होंने अधिक ही उसको ताना है। ये चीजें हैं, इतने बड़े वितान का जो उपन्यास होता है उनमें ये चीजें सहज होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये उपन्यास अपने एक संस्कृति कथा के रूप में एक बड़े समाज को एक दिशा दिखाने के अर्थ में, भले उन्होंने विवाह नहीं करवाया, लेकिन आप देखेंगे नवजागरण काल में जिस शिक्षा के महत्व को, नई शिक्षा के महत्व को प्रचलित किया गया था, ये बताया गया कि इन दोनों को जो प्रेम मिला, इनको जो पूरे समाज में आत्म प्रेम मिला, सद्भाव मिला, आदर मिला और इनका एक विशेष व्यक्तित्व बना, उसके पीछे शिक्षा है। और उस समय शिक्षा का क्या महत्व था, परोक्ष रूप से इस उपन्यासकार ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो अब 15 वर्ष का हमारा समागम समाप्त होता है। आप पुरुष हो या स्त्री, साक्षर हो या सामान्य जन हो, राजा हो या प्रजा हो, श्रीमान हो या रंक हो, त्यागी हो या भोगी हो, पुराने संप्रदाय के हो या नए संप्रदाय के हो, जो भी हो, सर्वथा आप जो भी आपके लिए यथाशक्ति, यथामति, थोड़ी थोड़ी सामग्री इस ग्रंथ के किसी न किसी पन्ने पर आपको मिल जाए, या कुछ भी मनपसंद भोजन न मिलने पर केवल निराहार वापस जाने की आपकी बारी ना आए, आपके मन चाहे पदार्थ से इस जगह हो सके उतनी तृप्ति और उतना बोध, या बोध नहीं तो सूचना, सूचना नहीं तो अभिलाषा की तरह ही भी आपको इन चारों ग्रंथों में से मिल जाए, और मन की बातें पूछने की आपके मन में किसी अनुभवी, रसिक या ज्ञानी मित्र की अपेक्षा हो, उन बातों का समाधान कुछ हद करने में मैं आपको ये ग्रंथ किसी जगह कुछ अंश में मित्र जैसा सिद्ध हो, तो हमारी मित्रता और आपकी सेवा कुछ हुई है ऐसा लगेगा। अब देखेंगे कि इस तरह से ये उपन्यासकार एक बड़े विजन को लेकर 18वीं शताब्दी के उस पिछड़े समाज में, जहां विदेश में जाने पर जाति से बाहर निकाल दिया जाता है, अगर कुछ भी सुधार की बात करते हैं तो जाति से बाहर निकाल दिया जाता है, उस समय में एक बड़े वितान का उपन्यास दिया है। और ये सिर्फ गुजरात की प्रजा के ऊपर लागू नहीं होता, हमारा पूरा भारतीय समाज जिस स्थितियों से लड़ रहा था उन स्थितियों में एक दिशा संकेत देता है। मुझे बहुत पुनः
धन्यवाद देता हूं।